गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम कवर करेंगे 9th में का अपना न्यूज़पेपर, जिसमें कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे हम। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था। फिर उसके बाद में अभी पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। पाकिस्तान ने थर्सडे रात को मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। बट इंडिया के ने सभी जितने भी इंडिया ने पाकिस्तान की जितने भी एयर डिफेंस, मतलब जितना इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको सारे को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनके उनके जितने भी अटैक्स थे। और वो किसने किया? हमारा बेसिकली एक इंडिजिनसली जो हमारा रशिया से लिया गया S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने किया। अभी हम जानेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है। और इंडिया ने भी पाकिस्तान एयर डिफेंस टारगेट्स को जो है स्ट्राइक किया दो ड्रोन से। जैसे लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, और जो ब्लैकआउट्स भी इन्फोर्स किए गए, जैसे गुजरात, पंजाब, राजस्थान। और पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने सिविलियन अपने मिलिट्री एरियाज़ को टारगेट किया, जिसमें से कई सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए। और LOC पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बढ़ रही है, और CRPF और जवान्स को जम्मू रीजन में और भी ज़्यादा भेजा जा रहा है एडेड सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है कि हमें जानना, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक हम इंडिया ने यूज़ किया था स्कैल्प मिसाइल। और जो हमारा अभी यहाँ पे इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड जो आकाश डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे DRDO ने डेवलप किया है। और जो S-400 जो हमारा लिया गया है मिसाइल, जो हमारा रशिया से लिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम, सॉरी। तो ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कल बहुत ही मददगार साबित हुआ सारे जितने भी पाकिस्तान के अटैक्स थे उनको न्यूट्रलाइज करने में। तो स्कैल्प मिसाइल बेसिकली क्या है? स्कैल्प मिसाइल जो हमारी होती है, जैसे राफेल जैसे एयरक्राफ्ट पे लगी होती है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल होती है। मतलब राफेल हवा में उड़ रहा है तो वहाँ से ये मिसाइल जो है लॉन्च करेगा सरफेस पे। एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो जो रेंज होती है वो लगभग 250 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की होती है। और जो ये पूरे रास्ते गाइडेड होती है और एयर लॉन्च होती है। तो इसमें क्या होता है, पूरे रास्ते गाइडेड होती है, तो ये बहुत ही प्रिसीजन टारगेटिंग करती है। तभी हमने उनके जो 9 टेरर कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया था। फिर उसके साथ में यहाँ पे ये भी स्कैल्प मिसाइल भी एक टाइप की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। फिर उसके बाद में हम जान लेते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो हमारे इंडिजिनसली DRDO ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा 25 से 30 किलोमीटर एयर में रेंज इसकी 25 से 30 किलोमीटर की है। और अप टू 18 किलोमीटर जो है ऑल्टीट्यूड में जो है ये एरियल जो भी टारगेट है उनको टारगेट कर सकता है, जैसे फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, ऐसे। और ऑल वेदर, डे एंड नाइट, किसी भी वेदर में काम करता है, डे एंड नाइट में। और मल्टी टारगेटिंग है, और मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ इंगेज करके मार सकता है। और 100% इंडिजिनसली जो है डेवलप्ड है बाय DRDO, जिसमें 90% लगभग इंडियन कंपोनेंट्स ही हैं। तो प्रमोट कर रहा है सेल्फ रिलायंस। फिर उसके बाद में हम जान लेते हैं अपना ये S-400 जो सिस्टम है, जो हमने रशिया से लिया है। तो ये बेसिकली सरफेस टू एयर आपकी जो मिसाइल छोड़ता है। तो ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, इवन एज कम्पेयर टू थार्ड जो USA के पास है। तो ये मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी लेयर डिफेंस है, जिसका 36 टारगेट एक साथ टारगेट कर सकता है, 36। अब तो और जो भी आपके कैसे जेट टारगेट, जैसे फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल हो गई, या कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, तो उसको टारगेट कर सकता है ये। और इसकी रेंज अप टू 400 किलोमीटर तक की जा सकती है, जिसमें ये जो है 185 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे भी ये कवर कर सकती है ये मिसाइल। और एडवांस रडार सिस्टम है इसमें, जो फेज्ड अरे रडार होता है, जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट करने में कैपेबल रहता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जो चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट के अगेंस्ट हम अपने इंडिया को ये शील्ड करता है। तो अब ये तीनों मिसाइल्स के बारे में तो हमने जाना। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, इंडिया का कौन सा प्रोग्राम है जो मिसाइल को डेवलपमेंट में को प्रमोट करता है।
तो वो बेसिकली हमारा जो इंडिया का प्रोग्राम है वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम IGMP। तो इसमें बेसिकली जो है क्या कर रहा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है 5 मिसाइल्स डेवलप कर रही है, ठीक है। और ये प्लान जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कंसीव किया था हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ताकि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी मिले मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अब ये 5 मिसाइल्स हैं कौन सी आपकी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल जो है वो आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि जो है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल जो इसमें डिफरेंट टारगेट्स हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 ऐसे। इसका रेंज भी लगभग इन्हीं के बराबर ही है, जैसे अग्नि 4 है तो 4000 किलोमीटर के आसपास, 5 है तो 5000 किलोमीटर के आसपास। त्रिशूल जो है हमारी जो है लो सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल, तो सरफेस टू सरफेस, और ये सरफेस टू एयर अग्नि, और आपकी फिर सरफेस टू सरफेस, और ये फिर ये त्रिशूल सरफेस टू एयर। और नाग जो है हमारी 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। उसके बाद हमारा आकाश आता है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली सब। और एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जो ये हमारा ये स्कैल्प मिसाइल है, ये बेसिकली क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ मिसाइल क्या होता है, क्रूज़ मिसाइल जो है हमारा एयर टू सरफेस जो है लॉन्च किया जाता है, जैसे कि राफेल एयरक्राफ्ट में है। तो ये पूरे अपने जो जर्नी होती है उसमें गाइडेड रहता है, और इसका पूरे टाइम इंजन ऑन रहता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में ये होता है कि जो है वो जब लॉन्च होती हैं यहाँ से तो वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती हैं, और ये मिसाइल ये सिर्फ हाफ वे पाथ तक गाइडेड रहती हैं और इंजन उनका ऑन रहता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल में। क्रूज़ मिसाइल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे ब्रह्मोस हो गया अपना मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल जैसे अग्नि मिसाइल हो गया अपना सरफेस टू सरफेस। फिर ये क्या है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड से भी उड़ सकती हैं, ये जबकि मैक्सिमम सुपरसोनिक तक जाती हैं, और ये काफ़ी एक्यूरेट टारगेट करती हैं। और तो ये उससे थोड़ा सा कम टारगेट लेस एक्यूरेट रहती है कि क्योंकि ये पूरे जर्नी गाइडेड रहती है, ठीक है। इसका इंजन हाफ वे जर्नी आउटर स्पेस तक जाके फिर फॉल बैक करती है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं UPSC के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम जानना, और जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, किस टाइप की मिसाइल होती हैं, क्या कैटेगरीज़ हैं। तो ये पहला आर्टिकल था हमारा। फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस पेज पे, बस यहाँ पे ED गेट्स प्रेसिडेंट अप्रूवल टू प्रोसिक्यूट लालू प्रसाद। तो हमारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ED हमारे इंपॉर्टेंट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है कि सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है जो आपके इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, बेसिकली जो भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होते हैं और फॉरेन एक्सचेंज लॉस से के वायलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो उसके लिए बेसिकली ये है एजेंसी जो कि 2 लॉज इन्फोर्स करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जो इलीगल मनी को लीगल करने की कोशिश करता है तो उसमें होता है बेसिकली, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी ये इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बेसिकली काम करती है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और अगर कुछ पाया जाता है इलीगल तो कोई भी अटैच कर सकती है और सीज़ कर सकती है प्रॉपर्टी, ये जो है अटैच एंड सीज प्रॉपर्टी, और फाइल कर सकती है चार्जशीट इन स्पेशल PMLA कोर्ट्स में। और ये जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट करप्शन केसेस, उनको भी इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। तो ये था ED के बारे में। तो यहाँ पे अभी ग्रे हाउंड्स के बारे में दिया हुआ है कि तेलंगाना में 3 ग्रे हाउंड्स की डेथ हो गई है IED ब्लास्ट में। तो ग्रे हाउंड्स क्या है, ग्रे हाउंड्स बेसिकली हमारी एक स्पेशल पुलिस फोर्स है इंडिया में जो कि एंटी नक्सल एक्टिविटीज़ को जो है ऑपरेशन करती है, एंटी नक्सल एक्टिविटीज़ पे। और ये 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है उसको काउंटर करने के लिए।
तो वन ऑफ द बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस है जो एंटी नक्सल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे। तो फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर फ्रॉम असेंबली। तो हमारे लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये देख लेते हैं हम कि जो है इंडिया में कैसे कैसे लोकसभा और राज्यसभा में लोग एमपीज और एमएलएज को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं उसकी। एक तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है जिन पे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, कुछ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके बेसिस पे किया जा सकता है, और कुछ स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं जैसे कि हम देखेंगे क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स में क्या क्या आता है, बेसिकली कोई भी एमपी एमएलए अगर जो है गवर्नमेंट पोस्ट हेल्ड करता है जिसे बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो डिसक्वालीफाई हो जाता है। या फिर अनसाउंड माइंड का है अगर, और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो डिसक्वालीफाई हो जाता है। या फिर बैंकरप्ट है, जैसे कि अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट, तो अपने पुराने लोन्स नहीं चुकाए, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, और सिटीज़न और नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, और किसी भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उसके अंदर अगर वो डिसक्वालीफाइड है अंडर एनी लॉ मेड बाई इंडिया। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ग्राउंड्स के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या क्या है कि कोई भी अगर एमपी एमएलए अगर 2 या 2 साल से ज़्यादा कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में, और या इम्प्रिजनमेंट है उस केस में उसको 2 या 2 साल से ज़्यादा की, तो डिसक्वालीफाई हो जाता है। या किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर इन्वॉल्व है, और अगर वो फेल हो जाता है एक्सपेंस फाइल करने का, अपना इलेक्शन एक्सपेंस फाइल करने का, फेल्स टू फाइल इलेक्शन एक्सपेंस, और किसी सर्विस से डिसमिस किया गया हो इन केस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन और डिसलॉयलिटी टू द स्टेट, तो उस केस में भी जो है डिसक्वालीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसमें 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो इसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं कि बेसिकली अगर कोई मेंबर वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप जो है छोड़ देता है, तब उस केस में है। दूसरा, वोट करता है अपने या एब्सटेन करता है अगेंस्ट द पार्टी विप बिना परमिशन के, और किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइंस अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है अगर, और वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले अगर, उस केस में भी है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो भी हैं अगर वो 6 महीने के बाद, नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं उस केस में। तो ये बेसिकली 3 टाइप थे जिनसे जो है मेंबर्स को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, एमपीज़ और एमएलएज़ को। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बेसिकली कार्डमम फार्मिंग से रिलेटेड, जो इडुक्की केरला के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे जो इलायची की खेती होती है कार्डमम की, तो वो बेसिकली बारिश के बाद अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, बट अभी क्या है कि स्नेल्स जो होते हैं, जो घोंगे, उनकी वजह से वो फसलों को पूरी खा रही हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल की समरी थी। स्मॉल स्नेल इन्फेस्टेशन ग्रोइंग थ्रेट्स टू कार्डमम फार्मर्स इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमारा रोहिंग्यास से रिलेटेड है। तो रोहिंग्यास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर पहले रोहिंग्यास के बारे में जाने थे। रोहिंग्यास क्या है, म्यांमार की एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं जो कि बेसिकली मुस्लिम हैं, जो कि उनको मेजॉरिटी जो म्यांमार की जो पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, उनसे अलग करती है। तो वहाँ की जो म्यांमार की गवर्नमेंट है वो इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है, और तो वो बेसिकली वहाँ से फिर रिफ्यूजीज़ बन के इंडिया में आए हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फॉरेनर्स एक्ट के तहत अगर ये लोग विदेशी पाए जाते हैं रोहिंग्याज, तो उनको कानून के मुताबिक जो है सेंटर हैंडल करेगा। और फिर उसके बाद में पटिशनर से क्या बोला, पटिशनर से बोला कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कन्वेंशन ऑन राइट्स ने उन्हें रिफ्यूजी माना है, और तो उन्हें म्यांमार भेजना रिस्की हो सकता है। बट सेंटर ने कहा कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, UNHCR का नॉट सिग्नेटरी इंडिया। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो उनको वापस डिपोर्ट करे और उसके तहत कुछ कार्रवाई करे। तो कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि आर्टिकल 19(1)(e जो है वो सिर्फ आर्टिकल 19(1)(e जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है। तो आर्टिकल 19(1)(e क्या बोलता है कि इंडियन सिटीजन्स को जो है राइट देता है कि किसी भी
इंडिया के किसी भी पार्ट में वो रिसाइड कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। तो ये सिर्फ नॉन सिटीजन्स के लिए ये आर्टिकल नहीं है, ये भी कोर्ट ने ये बोला। इसलिए ये वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट भी इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है, तो ये पूरे एक टाइप से स्टेटलेस हैं, परसिक्यूट किए जाते हैं हर जगह, और इंटरनेशनल रिकग्निशन भी नहीं मिलता है। तो वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड ग्रुप्स हैं वर्ल्ड के। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारी बेसिकली पीएम ने यहाँ पे स्ट्रेस किया है कि जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी होनी चाहिए, अलर्टनेस, कोऑर्डिनेशन और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो प्रिपेयर है किसी भी टाइप के जो भी आपके थ्रेट को लेके, और नेशनल सिक्योरिटी और सिटीजन्स अलर्ट को लेके यही उन्होंने बोला। गवर्नमेंट है वो बेसिकली हमारी जो सिविल डिफेंस है, काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना हो या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना हो, उसके लिए गवर्नमेंट पूरी अपने आप को तैयार कर रही है और स्ट्रेंथन कर रही है। फिर यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तानी मिलिट्री एक्शंस को बोला है कि काफ़ी फर्म रिस्पांस मिलेगा जो है उनकी हरकत के लिए, पहलगाम टेरर अटैक के लिए। तो बस यही बोला है कि और कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन जो है वो इंडिया ने रिजेक्ट किया है पीस के लिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे ईरान हो, तो थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए सख्त मना कर दिया इंडिया ने। फिर उसके बाद में यहाँ द हिंदू हडल समिट चल रहा है बेंगलोर में, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज़ जो कंट्री से रिलेटेड होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं बेसिकली। तो जैसे कल हमने देखा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे डिस्कस किया गया था, और फिर बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट से रिलेटेड है। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, बेसिकली जितने भी 1 लाख लाइव बर्थ्स जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें कितना जो डेथ्स होता है उसको बोलते हैं बेसिकली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। अभी स्पेसिफिक पीरियड डिपेंड कर सकता है 1 साल, 6 महीने, जो भी स्टडी के पर्पज़ से है। तो जितनी भी डेथ्स होती हैं पर लाइव बर्थ तो उसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली इंडिया में अभी डिक्लाइन कर रहा है। तो एक डेटा स्टडी की गई जिसमें 2017-18 में जो हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट थे वो 97 था, अभी वो घट के कितना हो गया, 93 हो गया है आपका 2018 से, जो आपके डिक्लाइन टू फ्रॉम 2019 और 21 के बीच में। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका बोला जाता है जो हाईएस्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो जो 20 से 29 साल की एज की वुमेंस में देखा गया है, और फिर सेकंड हाईएस्ट 30 से 34 साल की एज की वुमेंस में देखा गया है। और जो आपका ये जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी जो है जो टारगेट है वो क्या अचीव करना है कि ये 73 जो है हमारा अभी इस टाइम, सॉरी ये 73 है, ये 73 हो गया है, नहीं 93 है, सॉरी 93 है। तो और जो हमारा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या गोल है कि आपको ये पर लाख जो है डेथ्स ये 70 तक हो जाए, 70 पर लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा न्यूज़ था कि जो है हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 2017-18 में 97 से घटकर 19-21 में जो है आपका 93 हो गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा सेंटर ने अभी क्लाइमेट टैक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट रिवील किया है जो कि क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। तो ये क्या डॉक्यूमेंट है, बेसिकली टैक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट क्या होता है, टैक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट होता है जो भी आपकी एक्टिविटीज़ या किसी भी चीज़ों को क्लासीफाई करता है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, बेसिकली जो है वो क्लासीफाई करेगा, जैसे जो एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन में इम्पॉर्टेंट हैं, जो अडाप्टेशन सॉल्यूशंस हैं हमारे पास क्लाइमेट फ्रेंडली होने के लिए, और जो भी R&D है ना, उन सबको जो कि स्पेशली टैकल करने में हेल्प करता है, जो आयरन, स्टील, सीमेंट से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा हमें जो है ये बताने में कि हम किस तरफ इन्वेस्टमेंट करें जो कि हमारे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बनाने में हेल्प करे, और जो क्लाइमेट चेंज के वेदर थ्रेट्स से अडेप्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके उससे। तो इसका पूरा गोल क्या होगा कि हमें 2070 तक जो है नेट ज़ीरो होना है, ठीक है, नेट ज़ीरो होना है, जो कि एनर्जी अफोर्डेबल और रिलायबल और हमारी क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है, और ग्रीन वॉशिंग को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। अभी ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, वॉशिंग बेसिकली एक टर्म है जो जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉशिंग, जिसमें कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट को जो है क्लाइमेट फ्रेंडली दिखाने की कोशिश करती हैं, ठीक है।
एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिखाने की कोशिश करती हैं बिना किसी एक्चुअल एनवायरमेंटल बेनिफिट के, जबकि उनका कोई एनवायरमेंटल बेनिफिट होता भी नहीं है, बट वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा दिखाती हैं कि इको फ्रेंडली है और अपना ग्रीन जो है क्या बोलते हैं आपके इको फ्रेंडली हैं। तो ये बेसिकली ग्रीन वॉशिंग होता है। तो ये भी डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है सेंटर ने। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे ये इतना आर्टिकल्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिर यहाँ पे हम न्यूज़ देख लेते हैं आज की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अभी नोटिफाई किया है नए डेफिनेशंस जो प्रेडेटरी प्राइसिंग को कर्व करने के लिए है। तो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग बेसिकली क्या है? प्रेडेटरी प्राइसिंग जब कोई किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जो है उसके कॉस्ट के नीचे बेचा जाता है ताकि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, तो उसको यानी उसको खा जाने के लिए। तो बेसिकली ये क्या होता है? प्रेडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं उसको। और तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2000 एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2003 में बनाई गई थी, और ये प्रमोट करती है जो भी आपके अनफेयर जो आपकी जो कंपनी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उसको रोकती है, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकती है, जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग हो गया, ठीक है। और एक जो फेयर कंपटीशन इंश्योर करने का काम करती है, ठीक है, जैसे कि मर्जर्स, एक्विजिशंस और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो है उनको भी रेगुलेट करती है। और अगर कोई दो कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट क्या कौन सा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002। तो कोई भी इसके अंडर ऑपरेट करता है और इसके पास पावर होती है कि कोई भी कंपनीज को पेनल्टी इम्पोज कर सकती है और केस फाइल कर सकती है और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रेडेटरी प्राइसिंग के बारे में था। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका वो बेसिकली ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। यूक्रेन अभी कंसिडर कर रहा है कि ये अपने आप को डॉलर से यूरो में शिफ्ट किया जाए क्योंकि उनके टाइज यूरोप के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। तो और रशिया के इन्वेजन के बाद और EU मेंबरशिप की तरफ बढ़ते हुए यूक्रेन यूरो के साथ ज़्यादा अलाइन होना चाहता है। और यूएस ने ट्रम्प एरा में भी अपने जो है कुछ समय मिलिट्री एड रोका था यूक्रेन का, तो जिससे यूक्रेन का ट्रस्ट थोड़ा ख़त्म हुआ है। तो बस यही न्यूज़ है कि यूक्रेन कंसिडर कर रहा है यूरो की तरफ यूरो कंसिडर करने का उसकी करेंसी। फिर उसके बाद में जो आर्टिकल है हमारा वो एशियन बैंक्स जो है सीज बूस्ट टू वेल्थ बिजनेस। तो इसमें क्या है बेसिकली जो एशियन करेंसीज़ हैं जैसे ताइवान हो गया अपना, चाइना हो गया, सिंगापुर, मलेशिया इन और साउथ कोरिया, इन सब की करेंसीज रिसेंट में स्ट्रॉन्ग हो गई हैं जिसका इम्पैक्ट वेल्थ मैनेजमेंट और प्रोडक्ट की डिमांड पर पड़ रहा है। क्योंकि यूएस डॉलर से क्योंकि अब क्या है लोग यूएस डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और सिंगापुर का डॉलर भी 4% से ज़्यादा ग्रोथ हो गई है उसमें। और एशिया जो है वो बेसिकली ग्लोबल वेल्थ हब के रूप में उभर रहा है, जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यूएस से एशिया की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। और ये ट्रम्प के टैरिफ और यूएस ट्रेड पॉलिसी के कारण भी जो है डॉलर को जो पहले सेफ हेवन वाली इमेज थी उसकी, वो उस पर भी जो है लोग कम ट्रस्ट कर रहे हैं, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे लोग अपने एसेट डॉलर से हटाकर एशियन करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल की समरी थी। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा बेसिकली इज़राइल ने अभी जो है क्या हुआ है कि ईरान बैक्ड जो हौथी रेबल्स हैं उन्होंने इज़राइल के एयरपोर्ट पर अटैक किया। तो जिसके जवाब में इज़राइल ने यमन के सना एयरपोर्ट और पावर स्टेशन पे स्ट्राइक किया। तो बेसिकली हौथी रेबल्स हैं कौन? हौथी रेबल्स ये बेसिकली शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं जो यमन से बिलोंग करते हैं, और इनकी आइडियोलॉजी जो है शिया आइडियोलॉजी पे फोकस करती है। पहले ये सोशियो रिलीजियस ग्रुप था, अब ये आर्म्ड रेबेलियन बन गया है। तो इसमें ये भी बोला जाता है कि ये हौथीज़ जो है मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट ईरान से मिलता है इनको। तो ये ईरान के प्रॉक्सी के टाइप में देखा जाता है जो कि अटैक करवाते हैं इजराइल पे।